आप लोगों ने अभी जो भी एक छोटी सी एक्सरसाइज की होगी जिसके कि आप लोगों ने रिपोर्ट भी आप लोगों ने जमा की है, तो अभी जो देवेंद्र सर ने भी प्रश्न पूछा, यहां से आप मान के चलिए कि वहां यहां से वो चीज शुरू हो रही है कि जो प्रश्न होंगे वो क्या होंगे, किस प्रकार के होंगे। तो प्रक्रिया के अंदर में यहां पर जो बात है कि भाई प्रश्न पूछना, कैसे प्रश्न पूछने हैं, जिस टॉपिक को आप एड्रेस कर रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर में आप बात कर रहे हैं, उन टॉपिक की जो संभावित भ्रांतियां हो सकती हैं या जो मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ जो प्रश्न हैं, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, जो भी आपको लगता है, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न जो है आप उसको उनका चुनाव कर लें। एमसीक्यूज हैं वो, एमसीक्यूज आपने चुनाव कर लिए और उनसे रिलेटेड जो सेलेक्टेड उनके जो कहना चाहिए कि अच्छे विकल्प जो हम लोग कहते हैं जिससे कि हम मिसकंसेप्शंस को पकड़ सकें, जो कि हमारे अच्छे प्रश्न के गुणों में शामिल हैं, वो विकल्प जो हैं प्रश्न के साथ में हम लोग नोट कर लें। अब बच्चों से कहें कि भाई इनको हल करो। हल करने का मतलब जो भी उनका विकल्प है वो उनको चुनने होंगे, जो भी पर्याप्त समय देना है हम उनको बच्चों को देंगे, और उसके बाद में 4 ऑप्शन ए बी सी डी हैं। मान लीजिए 25 बच्चे बैठे हैं आपके सामने में, तो आपने उन 25 बच्चों का डिवीजन देख लिया कि कितने बच्चों ने ए को सेलेक्ट किया, कितने बच्चों ने बी पे किया, कितने ने सी पे किया, कितने ने डी पे किया। अब उसके बाद में आप बच्चों से कह सकते हैं कि भाई आप आए और आप बताएं कि भाई ये आपने इसका उत्तर ए क्यों लिया, या बी क्यों लिया, या सी क्यों लिया, या डी क्यों लिया, या आप जो हैं कुछ सिलेक्टेड बच्चों से अलग अलग जिन्होंने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, आप उनसे कुछ तर्क उनके पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये क्यों लिया, आपने ए को ही क्यों सेलेक्ट किया। आपको पता है कि मान लीजिए सी सही उत्तर है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ए को सेलेक्ट कर लिया। आप अगर 4-5 बच्चों से पूछते हैं कि ए क्यों सेलेक्ट किया, और आपको एक पैटर्न दिखता है उसमें कि भाई हर बच्चा जो है वो इस तरीके से समझ करके उसने ए का उत्तर दिया है, तो आपको एक वहां पर क्लू मिल सकता है कि बच्चे या तो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी है उस कंसेप्ट से रिलेटेड, या प्रश्न शायद इस प्रकार से बच्चे ने समझा है कि उसने ऐसा आंसर किया कि वो उत्तर ए तक पहुंच रहा है। बहुत सारे कंक्लूजन वहां पर ड्रॉ किए जा सकते हैं हम लोगों द्वारा। तो ये प्रोसेस होगी, मतलब वो कंक्लूजन तो हम लोग बाद में पहुंचेंगे। ये हमारी प्रोसेस होगी कि हम किस तरीके से अपने इंटरव्यूज को जो है यहां पर हम लोग कंडक्ट करें। इसमें जब हम बच्चों को मौका दें बोलने का, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बच्चों को मौके दें अपनी बात को रखने का कि हम लोग क्यों इस प्रश्न का उत्तर ए या बी या सी या डी लिए हैं, उस समय इस बात का ध्यान रखें, हम अपने ऊपर थोड़ा सा हमको वो रखना होगा, कंट्रोल ये रखना होगा कि हमारे किसी भी बात से, किसी भी प्रश्न से, या हमारे किसी बॉडी के पोस्चर से, या हमारी बात करने की टोन से ये चीज ना निकल के आए कि जो बच्चा कह रहा है वो सही है या गलत है। एक न्यूट्रल वे में हमको बच्चे से उसकी बात पूछनी है, उसका तर्क पूछना है, सही या गलत इस डिसीजन को हमको उसके सामने में नहीं रखना है। एक चीज। दूसरी चीज, बच्चे को इंटरप्ट नहीं करना है बोलते समय। सिर्फ उसी समय इंटरप्ट करना है जब हम अपने टॉपिक से एकदम भटक जा रहे हैं। अगर हम अपने टॉपिक के आसपास बात कर रहे हैं तो बच्चे को पूरा मौका देना है बोलने का। हमको उसको डिस्करेज भी नहीं करना है कि तुम सही गलत कर रहे हो या तुम ज्यादा बोल रहे हो, ऐसा नहीं। उसको जो बोलना है उनको बोलने का मौका देना है। बस इंटरप्शन जरूर करें कि अगर हमारा जो टॉपिक है हम उस टॉपिक से भटक रहे हैं, तो हम बच्चे को वापस अपने टॉपिक पे लेके आए।
तो ये चीजें ये बच्चे को अगर लगता है कि उसको समझाने के लिए कॉपी पेन की जरूरत है या बोर्ड की जरूरत है, तो उसको भी उपयोग करने के लिए उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए। मतलब बच्चे को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी बात को खुल के रख सके कि उसने क्यों उस उत्तर को चुना। आपको एक कंक्लूजन तक पहुंचना है कि बच्चे का क्या मिसकंसेप्शन था, चाहे वो उसने सही उत्तर लिया हो चाहे गलत उत्तर दिया हो। ये प्रक्रिया अगर हम लोग अपनाते हैं और हम बच्चे के मिसअंडरस्टैंडिंग तक पहुंच पाते हैं, तो ये पूरी जो हमारी इंटरव्यू की जो प्रक्रिया होगी वो पूरी तरीके से सफल हम लोग उसको कह पाएंगे। जी सर, कुछ आप लोग अगर उसमें जोड़ना चाहें। कोई भी बात प्लीज। आगे बढ़ें सर फिर। है सर। जी सर, जी सर। ओके ओके। यहां पर ये जो प्रश्न जब हम लोग करें बच्चों से, जो भी हमारे हमने जो उत्तर के लिए तर्क करने के लिए जो हम कह रहे हैं, तो वो जो प्रश्न होंगे वो कुछ ऐसे प्रश्न हम बच्चों से पूछ सकते हैं जो कि स्पष्टीकरण वाले हो सकते हैं या विस्तार करने वाले हो सकते हैं या संदर्भ देने वाले हो सकते हैं। क्लैरिफाई करने का मतलब ये है कि भाई हम उससे ये पूछ सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं क्या उसका अर्थ समझा पाएंगे क्या? क्या आप जो बात आप कह रहे हैं, क्या अपनी छोटी क्लास के बच्चों को आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? है ना? तो क्या आप इसका कोई दूसरा उदाहरण दे सकते हैं क्या? इस प्रकार से कुछ स्पष्टीकरण वाले प्रश्न पूछ करके हम लोग बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपने जो भी उन्होंने उत्तर दिया है उसके संबंधित कुछ तर्क देते हुए कुछ स्पष्टीकरण दें। एक चीज। दूसरा, जो विस्तार वाली जो बात हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि बच्चे ने जब वो अपनी बात को समझा रहा है तो कुछ टेक्निकल टर्म उसने यूज किया गणित से संबंधित, हम उसका अर्थ पूछ सकते हैं कि भाई इसका क्या अर्थ है, क्या इसको तुम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, इसका कोई विस्तार दे सकते हो क्या? तो ये इस प्रकार से बच्चों को मौका मिलना चाहिए, बच्चों को हम और उनकी बात को उनके उनकी और गहराई तक, उनकी जो उनकी कितनी गहराई है उनकी समझ की, उस तक पहुंचने के लिए हम लोग इस प्रकार से बच्चों को प्रश्न दे पूछ सकते हैं। और जब हम लोग कोई संदर्भ की बात कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि ये जो जैसे मान लो कि भाई आज के संदर्भ में ये चीज जो है वो सही लग रही है, क्या आज से 50 साल पहले ये सही होती, या आज के 50 आने वाले 50 सालों के बाद में क्या ये जो आपने बोला है ये सही होगा क्या? क्या सभी लोग आपकी बात से जो है वो एग्री करेंगे? अगर कोई आपकी बात से डिसएग्री करेगा तो आप क्या करेंगे? कुछ इस चीजों को, ताकि बच्चों को अपनी बात को विस्तार से बताने की, अपनी जो तर्क दे करके बताने का मौका मिल सके, इस प्रकार से जो है बच्चों के लिए हम लोग प्रश्न पूछें और प्रश्नों का जवाब उन्होंने क्यों दिया इस तक भी पहुंचने का हम लोग प्रयास करें। ये हमारे इंटरव्यू
करने का उद्देश्य भी होगा, जिससे कि हम लोग बच्चों की समझ को पुख्ता तरीके से समझ सकें। देखिए इससे होगा क्या, इस तरीके की जब हम बात करेंगे, जब हम एक विचार विमर्श करते हैं, एक जो चर्चा करते हैं बच्चों के साथ में, एक इंटरव्यू जो हो रहा है वो एक चर्चा के रूप में हो रहा है, तो वो बच्चे जो हैं अपने जो विचार हैं उनको मूर्त रूप में हमारे सामने में प्रस्तुत करते हैं। जो उन्होंने सोचा होगा उसको उत्तर देते समय, जो कुछ भी उन्होंने सोचा होगा, वो उसको एक मूर्त रूप में हमारे सामने में देंगे कि हाँ ऐसा मैंने क्यों किया था। जो जो चर्चा होती है, जो भी उनके नए विचार आते हैं, उनको जांचने और समझने का एक माध्यम बन जाता है हमारे लिए। और अलग-अलग प्रकार के नजरिए जब सामने आते हैं, एक बच्चा कुछ बता रहा है, दूसरा बच्चा कुछ और बात करता है, तीसरा बच्चा कुछ और तरीके से समझाता है। तो देखिए, नए-नए तरीके सामने आते हैं और बच्चों को ज्ञान अर्जन का एक मौका मिलता है। नए-नए नजरिए जो होते हैं, वो बच्चों को उनके नए तरीके से ज्ञान का निर्माण करने या अर्जन करने का मौका देते हैं। और प्रश्नों का और अवधारणाओं को समझने का और उनको जो प्रश्न है उनको हल करने का जो एक अभ्यास उनको मिलता है। साथ ही साथ जिस तरीके का जिस जो तर्क उन्होंने अप्लाई किया, उस तर्क को डिफेंड करने का उनको मौका मिलता है। आप अगर कोई काउंटर प्रश्न पूछते हैं, जैसे मैंने अभी आपको वो पैटर्न वाला जो प्रश्न बताया था जिसमें x और y दो संख्याएं हैं। मान लीजिए किसी ने 13 के बाद वहां पर 15 लिख दिया, है ना? और किसी एक बच्चे ने 13 के बाद वहां 17 लिख दिया। एक बच्चा 15 लिख रहा है x की जगह, एक बच्चा 17 लिख रहा है। तो आप अगर पूछते हैं कि भाई नहीं नहीं यहाँ तो 17 नहीं 15 आना चाहिए, 17 जो लिखे हो वो तो गलत लिख दिए हो, 15 आना चाहिए, तो बच्चे अपना तर्क बताएंगे कि क्यों मैंने वहां 17 लिखा था, और उस तर्क को डिफेंड करेंगे। नहीं 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 सर, ये जो सीरीज बनी हुई है, ये तो पूरी की पूरी जो सीरीज है वो तो प्राइम नंबर की सीरीज है। वो तो प्राइम नंबर 15 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो आ ही नहीं सकता वहां पर। आप बोलेंगे नहीं नहीं ये तो आपका पहला नंबर जो है वो सिर्फ एक सम संख्या है, बाकी तो पूरी आपकी जो है विषम संख्याएं चल रही है, तो अगले तो विषम संख्या ही आएगी। बच्चे वहां फिर तर्क देगा, हाँ बिल्कुल आएगी सर, 17 भी तो एक विषम संख्या है। लेकिन ये जो संख्याएं हैं वो पूरी की पूरी जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए 13 के बाद 17 आएगा, 15 नहीं आएगा। 15 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये इस प्रकार से बच्चे जो तर्क देकर के उन तर्क को डिफेंड करना, इससे उनकी और जो तार्किक क्षमता है और अधिक विकसित होती है, और उनका जो तर्क देने की जो क्षमता है वो मजबूत होती है। तो ठीक, तो अभी बताइए कोई और प्रश्न आपका इसमें किसी प्रकार का? सर अभी अपन इसके पहले वाली स्लाइड में जो चर्चा कर रहे थे। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर बोलिए। जी तो जी अभी सर। इसके पहले वाली स्लाइड में अपन चर्चा कर रहे थे, तो जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे साक्षात्कार के, उनके अपन एक एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं क्या? जैसे स्पष्टीकरण करने वाले प्रश्न किस तरह के हो सकते हैं, विस्तार करने वाले या संदर्भ वाले। थोड़ा सा अपन जब क्वेश्चन देंगे तो थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाएगा अपन को किस टाइप के। सर यहाँ एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर करूं सर, ये जो स्पष्टीकरण करने वाले प्रश्न हैं, ये प्रश्न इंटरव्यू में नहीं पूछ रहे हैं सर आप। अच्छा जी सर। आप जो इंटरव्यू में जो प्रश्न कर रहे हैं सर, जैसे उदाहरण के लिए
अभी हम लोग एक वीडियो देखेंगे, मेरे ख्याल से अभी एक वीडियो देखने की बात है। मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं आपके सामने में। जैसे अभी एक इंटरव्यू में एक प्रश्न है कि आपने 60 में से आपको 21 घटाना है, ठीक है सर, ये आपने प्रश्न दिया है। इसके ऑप्शंस हैं, मान लीजिए ए ऑप्शन है 41, इसका ऑप्शन बी है 81, सी ऑप्शन है 39 और डी ऑप्शन जो है वो आपने यहां पर लिखा हुआ है आपका 40। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपने दिए हैं। ये एक प्रश्न आपने वहां पर बच्चों से सामने में रखा, बच्चों के सामने में। तो अब ये जो प्रश्न आपने लिखा, हो सकता है कि मान लीजिए 20 बच्चे हैं, 20 में से 8 बच्चों ने ये उत्तर दिया है, 6 बच्चों ने या 7 बच्चों ने ये उत्तर दिया, 4 बच्चों ने ये उत्तर दिया और आपके जो हैं एक बच्चे ने ये उत्तर दे दिया। यहां पर ये आपके पास में ये आपका डेटा आ गया, इतने बच्चों ने उत्तर दिया है। ठीक है सर, अनूप सर? जी सर, बिल्कुल हाँ समझ में आ गया सर, मैं समझ गया आप। हाँ, अब आप जब यहां पर बच्चों से जब बात करेंगे ना सर, कि भाई आपने 41 जो लिखा, ये 7 बच्चे हैं, इनसे जब आप बात करेंगे तब आप यहां पर इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे सर। और ये जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न के लिए तीनों प्रकार के प्रश्न जो है वो हो सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन कई प्रश्न होंगे, जैसे अब जैसे स्पष्टीकरण देना है, भाई आप पूछ सकते हैं कि भाई आपने यहां पर 41 क्यों लिखा, आपने यहां पर 1 क्यों लिखा, यहां 4 क्यों लिखा और 1 क्यों लिखा। कई बच्चे इसका उत्तर देते हैं कि भाई यहां मैंने 1 में से 0 को घटाया तो 1 बचा, यहां 6 में से 2 को घटाया तो 4 बचा। इसी में कई बच्चे ये देते हैं, देखिए 40 क्यों, 0 में से 1 तो घटा ही नहीं सकते हम लोग, इसलिए यहां 0 ही आएगा, और 6 में से 2 घटाए तो 4 आ गए। कई बच्चे जो होंगे वो इसको पहचान नहीं पा रहे हैं, इस चिन्ह को, उन्होंने जोड़ दिया उसको, या जो नॉर्मल जो सही कर रहा है बच्चा वो सही तो कर ही रहा है, 39 जो आ रहा है उसका उत्तर, है ना। तो यहां पर इस तरीके की जो यहां ये जो आपके सामने में बात आ रही है, बच्चों से जब आप प्रश्न कर रहे हैं तो बच्चों से अपन कह रहे हैं कि भाई आप इस तरीके की बातों को एक्सप्लेन करो, वहां पर हम ये प्रश्न करने की बात कर रहे हैं। ठीक है सर? जी सर। जी जी, ओके सर, हाँ ठीक, ठीक है। हाँ तो अरविंद जी, हाँ जी। अभी ये यहां से वीडियो चालू करने से वो हो जाएगा ना, मतलब दिखेगा ना सबको कि हाँ, नहीं? मैं चालू करूँ, शेयर करूँ या फिर आप करेंगे सर? मैंने वो जो ये जो क्या बोलते, सब्ट्रैक्शन वाला, यही वाला जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, 61 माइनस 20, 60 माइनस 21 वाला, हाँ ये मैंने इसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, हाँ सर, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, पर जब आप शेयर करेंगे तो वहाँ पे इंक्लूड कंप्यूटर साउंड करके करना होगा, नहीं तो वो साउंड नहीं आएगा, इसलिए। ओके, तो फिर एक काम करो ना, आप उसको शेयर कर दो ना। ठीक है, मैं, मैं कर। हाँ, मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। ठीक। सुनाई दे रहा है ना? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है।
हाँ ठीक है। हमने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को जो कक्षा 3 से अभी अभी उत्तीर्ण होकर ही आए थे उनसे घटाव का यह प्रश्न हल करने को कहा। 60 में से 21 का घटाव करना था। जैसे कि हमने देखा हर एक विद्यार्थी का स्तर अलग अलग था। कुछ लिख सकते थे, कुछ पढ़ सकते थे, कुछ संख्याओं को पहचान सकते थे तो कुछ नहीं पहचान सकते थे। कक्षा 4 में कुछ ऐसे भी विद्यार्थी थे जो पूरी संख्या को नहीं पढ़ सकते थे परंतु उनकी अलग अलग अंकों को पढ़ सकते थे। इस प्रश्न में उन्हें 60 में से 21 का घटाव करना था। ऐसे कई सारे विद्यार्थी थे जो इस प्रश्न को सही तरीके से हल नहीं कर सकते थे। आता है आपको हल करते हैं? नहीं आता? अच्छा कोई बात नहीं, बैठिए। 4 और 1 तो संख्या क्या हो गई? ये नंबर क्या लिखा है आपने? ये संख्या क्या लिखी है? 4 1। कक्षा 4 में कुछ ऐसे भी विद्यार्थी थे जो संख्या के अलग अलग अंकों को पढ़ सकते थे परंतु पूरी संख्या को नहीं पढ़ सकते थे। जैसे कि एक विद्यार्थिनी 41 को 4 और 1 ऐसे पढ़ रही थी। इस प्रश्न में उन्हें 60 में से 21 को घटाना था परंतु कई विद्यार्थी यह नहीं समझ पा रहे थे कि वे 0 में से 1 नहीं घटा सकते, इसलिए वे 1 में से 0 और 6 में से 2 घटा रहे थे। हाँ, तो ये क्या लिखा आपने? 41। आपने 4 क्यों लिखा यहाँ पे? आपने यहाँ पे 4 क्यों लिखा? इस दोनों को 1 कैसे आया? इस दोनों को घटा के 1 ही लिखे। इन दोनों को क्या किया? घटा करके 1 ही लिखे। घटा के किस में से किसको घटाया बेटा? इसको एक को 1 ही लिखे। हाँ, बट यहाँ पे एक 0 लिखा है, एक 1 लिखा है ना? आपने कहा कि इसमें से घटा के आपने इसको 1 लिख दिया है। अब किसमें से आपने किसको घटाया? इसको 1 है ना? हाँ, 1 को 1 1 को आपने वैसे का वैसा यहाँ लिख दिया। और ये 0 का क्या होगा फिर? सर इसमें 0 है ना इसलिए 1 उतार दिया। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। फिर आपने क्या किया? यहाँ 0 है ना तो 1 उतार दिए और 6 में से 2 घटा दिया तो। अच्छा, तो 0 है और यहाँ पे 1 है तो आपने 1 उतार दिया। तो यहाँ पे आपने 1 क्यों उतारा? एक सर 0 है ना इसलिए। 0 है इसलिए आपने 1 उतार दिया, है ना? तो यहाँ पे लेकिन घटाव कर रहे हैं हम, घटाव सर, है ना? फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया? 2 में से 6 में से 2 घटा दिए तो 4 बचा। अच्छा, आपने 0 में से 1 घटाया तो 1 बचा। या आपने 1 0 में से 1 घटा के किया? अच्छा, 6 में से 2 घटाया तो 4 बचा। इस प्रकार घटाने से उनको जवाब 41 मिल रहा था। घटाव में यह एक सामान्य गलती है। विद्यार्थियों को अलग अलग स्थान की कीमतों की जानकारी नहीं होती है, इसलिए वे उस स्थान पर बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा लेते हैं। घटाव में यह एक मूलभूत समझ है। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी थे जिनका उत्तर सही था। उनका उत्तर तो सही था पर उनके पहुंचने का कारण बिल्कुल गलत था। तो 9 कैसे आया और 3 कैसे आया, आप बताओगे? बचेगा। 39 बचेगा? हाँ। अच्छा, कैसे बचेगा आप बता सकते हो या? उतना घटना है तो घट गया। उतना घटना है तो घट गया। कुछ विद्यार्थियों का जवाब भी सही था, उनके पहुंचने का तरीका भी सही था और वे अपना कारण भी सही तरीके से समझा पा रहे थे। 3 और 9 कितना संख्या हुआ? 39।
39। तो यहाँ पे आपने 9 क्यों लिखा? इससे एक पैंचा लिया इसमें। क्यों लिया आपने एक? इसके पास कुछ नहीं था इसलिए लिया है। किसके पास कुछ नहीं है? 0 के पास। तो फिर आपने क्या किया? 0 के पास कुछ नहीं है तो आपने यहाँ से क्या लिया? एक पैंचा लिया। एक पैंचा लिया। तो वो क्या बन गया? 0 से 1 इसमें से आपने किया तो 10 बन गया। फिर क्या किया आपने? 10 में से 1 घटाया तो 9 बचा। 9 लिख। ठीक है। और उसके बाद? इसके बाद यहाँ बचा 5। 5 में से 2 गया 3। अच्छा, तो यहाँ से आपने जब 7 में से 3 घटाया तो आपने यहाँ से एक पैंचा नहीं लिया। नहीं लिया ना? कि लिया? इससे ज़्यादा है इसलिए। तो पैंचा हम कब लेते हैं? जब इससे छोटा रहता है इसलिए। कौन सा अंक छोटा रहता है? किससे छोटा रहता है? इधर बड़ा रहता है, इधर छोटा रहता है। इधर बड़ा रहता है, इधर छोटा रहता है। तब इससे पैंचा लेते हैं। अच्छा, इधर बड़ा है, इधर छोटा है। नहीं, इधर बड़ा है, इधर छोटा। इधर बड़ा है, इधर छोटा है, तब पैंचा लेते हैं। अच्छा, कौन सा बड़ा है? ये बड़ा, ये छोटा। तो अब पैंचा लेंगे? नहीं। अब पैंचा लेंगे? नहीं लेंगे। कैसे लेंगे पैंचा? किस में से लेंगे? 6 में से इसमें लेंगे पैंचा। ठीक है। तो हम जब घटाव करते हैं तो हम किन संख्याओं को देखते हैं? पैंचा जब ले रहे होते हैं तो किन्हें देखते हैं? इन दोनों को देखते हैं या इन दोनों को देखते हैं? इन दोनों को देखते हैं। अच्छा, क्या 0 में? 0 में से 1 नहीं घट सकता। 0 में से 1 नहीं घट सकता, तो क्या क्या होगा? 6 में से 1 पैंचा नहीं देता है, इसमें 10 हो जाएगा। 10 में से 1 घटे तो 9 बचेगा। अब 5 जब 5 होगा, 5 में से 2 गया तो 3। आपने बताया 0 में से 1 नहीं घट सकता, क्यों नहीं घट सकता? मैंने कहा कि 1 ज्यादा है ना कम है, इसलिए था एकदम पैंचा लेना चाहिए। 1 ज्यादा है और 0 कम है जी, इसलिए 0 में से 1 नहीं घट। इस तरह विद्यार्थियों से बातचीत करने की कार्य प्रणाली के बारे में हमने कुछ शिक्षकों से पूछा या उनके विचार हैं। पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है ना मैम, मेरे ख्याल से हम तो बहुत दिन से क्लास 3 में मैथ पढ़ा रहे हैं, तो कुछ इजी भी है, कुछ मतलब हार्ड भी है। तो जैसे जो बहुत डिफिकल्ट है उसको थोड़ा बताने में मुझे भी कठिनाई होती है। लगता है कि कौन सा माध्यम हम अपनाएं जो बच्चे समझ जाए आसानी से। तो बच्चे के क्या, हमें भी बताने में परेशानी होती है। जैसे हम ना समझ रहे हैं, लेकिन बच्चे को किस माध्यम से हम समझाया जाए, कैसे समझाएं, वो थोड़ा सा मुझे भी डिफिकल्टी होती है। ये बात है। प्रक्रिया बहुत अच्छी थी, प्रक्रिया खराब नहीं थी, प्रक्रिया बहुत अच्छी थी। और बच्चे उनको चित्र के द्वारा बच्चे आसानी से सरल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। सर वो दूसरे वीडियोस भी प्ले करूं क्या सर? यही मेरे ख्याल से इसी पे हम लोग थोड़ी सी और बातचीत भी कर लेंगे तो हाँ ठीक, आइडिया लग जाएगा इसमें, है ना? अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? कुछ नहीं आ रहा सर। हाँ, अभी नहीं आ रहा कुछ भी? कुछ भी नहीं आ रहा। अब आया सर, स्टूडेंट इंटरव्यू वीडियो जो था। अच्छा, वो आ रहा है। ओके जी। अच्छा,
अभी आया क्या सर? अभी भी नहीं आया सर, अभी कुछ नहीं आया सर। अब आया हाँ, विद्यार्थियों के साक्षात्कार के प्रश्न। ओके सर। तो अभी जो आप भी प्रश्न पूछ रहे, अभी जो हम लोगों ने देखे सर, वीडियो देखा, इसमें अगर आप लोग इस पे कुछ अपनी बात कहना चाहें तो सर देखिए, हम लोग कुछ बातचीत कर लेते हैं इस पे, फिर हम लोग अपने आगे के स्लाइड्स पे चढ़ते हैं। सर ये छोटे से वीडियो देख के हमारा जो सोचने का तरीका है इतने से ही मिनट्स के अंदर इतना चेंज हो गया है कि जब आप उसी क्वेश्चन को जब आपने लिखा था बोर्ड पर 60 - 21 और जब आंसर निकाल रहे थे तो दो आंसर एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, दो ऑप्शंस बना लिए, फिर तीसरा और चौथा जब ऑप्शन बनाया जा रहा था तो इतना दिमाग ही कल्पना नहीं कर पा रहा था कि इसके और भी क्या हम डिस्ट्रैक्टर्स बना सकते हैं। पर जब वो बच्चों का ये देखा क्लासरूम सिचुएशन से कि हम उनके स्तर पर जाके सोचना और वो किस किस तरीके से सोच सकते हैं, किस किस तरीके से मिस्टेक्स कर सकते हैं और क्या क्या आंसर्स निकाल सकते हैं, जी सर। तो इसमें बहुत वैरायटी नजर आई मुझे तुरंत ही। जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तब डिस्ट्रैक्टर्स निकालने में मतलब एक वो लग रहा था डिफिकल्ट टास्क, पर जैसे ही वो वीडियो देखा और क्लासरूम सिचुएशन से हम अवगत हुए तो समझ में आया कि नहीं, ये तो मतलब हमें उस स्तर तक जाके सोचना है। हमें जब क्वेश्चंस हम फॉर्म भी कर रहे हैं तो अभी मेरी समझ ये डेवलप हुई कि हम जब क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं तो हमें टीचर ना होते हुए बच्चे बनना है और डिफरेंट वैरायटी के बच्चे बन के हमको डिस्ट्रैक्टर्स निकालने, ये मुझे वहां पर समझ में आया। मैम आई हैव वन क्वेरी। ये चीज, ये तो सर एक बहुत अच्छी बात जो आपने कही, और इसलिए सर, इसीलिए ये बात जो है, हम लोग 5-6 लोग हैं सर अपने ग्रुप में मैथ्स के, और सभी लोग अलग अलग जगहों से हैं सर। आप लोग भोपाल में भी हैं, आप लोग जबलपुर में भी हैं, आप लोग अपने अलग अलग एरिया से हैं सर, अपने मध्य प्रदेश के। तो आप लोगों के जो अपने अलग अलग अनुभव हैं सर, आप लोगों के अलग अलग कक्षाओं के अनुभव हैं, कक्षाओं में बच्चों के साथ अलग अलग अनुभव हैं, तो ये जो चीजें एक कलेक्टिवली अगर हम लोग कभी काम करेंगे ना सर, तो और अच्छी क्वालिटी की चीजें जो हैं हमारे सामने में निकल के आएंगी सर, और अच्छे प्रश्न हमारे सामने में निकल के आएंगे, और जो डिस्ट्रैक्टर्स जो होंगे वो इतने स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रैक्टर्स बन पाएंगे जिससे कि बच्चे की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर आ पाएगी हमारे सामने में। तो ये जो अभी आपने जो इंटरव्यू भी देखा सर, एक कभी आप जैसे, ये तो भी घटाने की बात हुई थी, कभी आप 6वीं या 7वीं के क्लास के बच्चों के साथ भाग की प्रक्रिया में करके देखिए सर, इस तरीके का काम, छोटे छोटे से कुछ उदाहरण लेकर के कि आप भाग देना, अब देखिए आपको वैरायटी ऑफ चीजें, मिसकंसेप्शंस बच्चों के सामने में, बच्चों के जो हैं वो निकल के सामने में आते हैं। तो ये जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है, ये जो चर्चा हो रही है बच्चों के साथ में, या जो बच्चों से जो प्रश्न बना करके उनसे पूछना और उनको डॉक्यूमेंट करना, बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डॉक्यूमेंट करना, बच्चों के मिसकंसेप्शंस को सामने लाना। आपने देखा होगा जब वीडियो में जो बात हो रही थी, जो हमारे साथी लोग जो बात कर रहे थे बच्चों से, किसी भी प्रकार का कोई संकेत उनको नहीं दे रहे थे, कोई लीड उनको नहीं दे रहे थे, कोई हिंट भी उनको नहीं कर रहे थे कि भाई क्या सही है क्या गलत है, जस्ट एक न्यूट्रल वे में उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। ये तभी हमारे सामने में आ पाएगी मिसअंडरस्टैंडिंग, जब एकदम न्यूट्रल वे में बच्चों को, और एक कहना चाहिए जिसको हम लोग बार बार, कई बार हमारे उसमें भी आता है, भयमुक्त वातावरण बच्चों के सामने में देना, एक सहज सा वातावरण देना। अचानक से इंटरव्यू लेने आप किसी एक अननोन बच्चे के सामने में पहुंच जाएंगे तो शायद वो बच्चा ठीक से बोलेगा भी नहीं आपके सामने में। ये इंटरव्यू
या तो आप अपने क्लास के अंदर बच्चों का ले रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप कहीं जा करके अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो शायद आपको पहले आधा पौन घंटा तो बच्चों के साथ उनको सहज करने के लिए करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है वो बच्चे जो हैं आपको जो है ठीक से शायद जवाब दे पाएंगे। तो जो बात आप कह रहे हैं सर देवेंद्र सर, मुझे लगता है कि और भी साथी हमारे, उनका भी अगर कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन हो तो वो भी अपना शेयर कर सकते हैं। और जो आपने जो बात कही है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है सर, वो बहुत जरूरी भी है कि एक बच्चे के रूप में सोच पाना, शिक्षक के रूप में ना सोचते हुए बच्चे के रूप में आप सोचेंगे तो आपके जो डिस्ट्रैक्टर्स होंगे वो शायद बहुत अच्छे से बन पाएंगे। और भी अगर कोई साथी अपना अनुभव इसमें बोलना चाहे तो प्लीज सर आप लोग भी बात रख सकते हैं अपनी इस वीडियो के ऊपर में। जैसे सर आपने कहा अभी कि जैसे छोटे छोटे बच्चों को यानी अपन और लोअर क्लासेस में भाग के क्वेश्चन करके देखें तो ऐसे ही बहुत सारी अपन को उनके जो गलतियां हैं भ्रांतियां हैं वो पकड़ में आती हैं। तो वो मैंने करके देखा था कि ये 216 में 2 का भाग मैंने दिया था क्लास में करने को, 216 में 2 का भाग 2, तो वो 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, मतलब वो उन्होंने 18 को 0 ही नहीं, इस प्रकार की गलतियां करते थे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो ये इस तरीके से 2 एकम 2 और यहाँ पर वो 0 और यहाँ वो 8 लिख देते हैं 16 को लेकर के पूरा। इवन सर जोड़ की जो संक्रिया होती है आप देखेंगे जहां पर प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट बच्चे के पास में नहीं होता है, आप अगर 45 और 36 को अगर आप जोड़ने के लिए कहेंगे तो बच्चे इसको 711 लिख देते हैं। प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट अगर बच्चे के पास में नहीं होता है तो उसको 711 लिखते हैं बच्चे। कई मिस्टेक होती हैं सर, ये इस प्रकार की मिस्टेक्स बच्चे जोड़ने में भी करते हैं। ये छोटे मतलब इवन ये जो 2 अंकों की संख्याओं की बात हो रही है, और खासकर ये तब होता है जब हम शुरुआत करते हैं, मतलब ये तो मैं थोड़ी बड़ी संख्याएं ले लिया, मतलब हम जब शुरुआत करते हैं जहां पर कि ये कहना चाहिए जो ये हासिल वाली जो बात जब शुरू होती है, जब जहां पर शुरू हो रही है उस समय ये चीजें ज्यादा होती हैं। जैसे जैसे फिर बच्चा आगे बढ़ते हैं वो क्लैरिटी फिर उनके पास में आने लगती है। तो ये इस टाइप की जो मिसकंसेप्शंस हैं इनको हैंडल करना उसी स्टेज पर बहुत जरूरी है, नहीं तो ये कंपाउंडिंग होती जाएगी इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स की और बच्चों को दिक्कत आती है फिर आगे चल के, खासकर बड़ी कक्षाओं में फिर बहुत दिक्कत होने लगती है। तो अब बात हम लोग कर लेते हैं सर कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो हम लोग बना सकते हैं। ये जो कुछ उसके लिए पॉइंटर्स दिए हुए हैं सर, इनको हम लोग ध्यान में रखें। कक्षा और विषय के अनुसार जो है अवधारणाओं की सूची बना ले हम लोग को लगता है जिसमें कि विद्यार्थी को महारत हासिल होनी चाहिए या जहां पर उसका एक्सपर्टाइज होना चाहिए, और उन अवधारणाओं पर बहुविकल्पीय प्रश्न बना ले। और इसके अलावा अगर हम लोग चाहें तो बने बनाए हमारे प्रश्न भी होते हैं, जो अच्छे प्रश्न जो हमारे राज्य स्तर की परीक्षाओं में उपयोग किए जा रहे हैं या कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो रहा है, वहां पर उस अवधारणा से संबंधित अगर कोई उस स्तर का प्रश्न है जो आपको लगता है कि हाँ ये हमारे जो एक अच्छे प्रश्न के सारे जो गुण उसके अंदर में है, ऐसा भी प्रश्न हम बना बनाया भी ले सकते हैं या हम लोग कुछ प्रश्न बना सकते हैं। इसके अलावा ये हम लोग को सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक विकल्प का एक उचित तर्क हो, रैंडमली कोई हम लोग वो ना बना दें विकल्प। जैसे अभी आपने देखा जो अभी अपन प्रश्न भी कर रहे थे, प्रश्न बना भी रहे थे, ये जो 60 - 21 करने के पीछे में जो हम लोगों ने अब
जो अपन ने सोचा था कि A 39 जो सही आंसर था, B 41 था, C 81 था और D जो था वो 40 था। सभी के पीछे में कोई ना कोई तर्क है, और वो तर्क ऐसा है जो कि गणित के लॉजिक के लिए, गणित के लॉजिक के अनुसार सही है। ऐसा भी नहीं है कि कोई हमने एब्सर्ड कोई तर्क वहां अप्लाई किया है। गणितीय रूप से ये चारों लॉजिकल हैं, सही हैं, और ऐसी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने जो हैं विकल्प बनाएं, और वो जो विकल्प के पीछे के जो तर्क हों वो ऐसे हों जो कि बच्चे नॉर्मली जिसके आधार पर उनका मिसकंसेप्शन होता है। तो इससे हमको जो मिलने वाला जो फीडबैक होगा, जो हमको जानकारी मिलेगी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग की, वो बहुत स्ट्रांग रहेगी, जो कि हमको आगे के डिसीजंस लेने में अच्छे से मदद करेगी। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए सही उत्तर तक पहुंचने के गलत तरीके भी हो सकते हैं, इन्हें भी नोट करें। आपने देखा इंटरव्यू में बच्चे सही उत्तर तो दे रहे थे कि हाँ यहाँ पर तो 39 आएगा, लेकिन क्यों आएगा कुछ बच्चे बता नहीं पाए। कुछ बच्चे बस आना है तो आएगा, जैसे सुदर्शन सर भी कह रहे थे कि उन्होंने बच्चों से पूछा तो बस आएगा, हमने लिख दिया। तो अब यहाँ पर और शायद हमको उनके साथ में डिटेल में और बातचीत करने की शायद जरूरत पड़ेगी उस समय, ताकि हम उनको समझ सकें कि वो एग्जैक्टली वो कहां पर गलती कर रहे हैं, कहां उनकी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ये जो है इस प्रकार के प्रश्नों के जो विकल्प बिल्कुल ऐसे हों जो बच्चों की मिसअंडरस्टैंडिंग को एड्रेस करने वाले हों, और जितना हम लोग के पास में हमारा जितना अपना रिसर्च है उस स्तर के बच्चों के साथ में, या उस कंसेप्ट के उसके जो टॉपिक के ऊपर में जितना हमने अपने तरीके से रिसर्च किया हुआ है बच्चों के साथ पढ़ाने को लेकर के, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, वो सारा एक्सपीरियंस हम लोग को यहाँ लगाने की जरूरत पड़ेगी जब हम लोग ये ऑप्शंस डिजाइन करेंगे, और उसके बाद में वो बच्चों के सामने में रखें, उनको दें, और फिर उनके उत्तरों के आधार पर इंटरव्यू लें। जी सर। सर कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जी, तो हिसाबी किताबी बहुत, मतलब वो कई दुकानों में बैठते हैं या कुछ ऐसे रहते हैं। जी सर, जी सर। जो मतलब लॉजिकली नहीं बता सकते कि इसमें इतना घटाने से ये कैसे आएगा, लेकिन वो घटा लेते हैं चुटकियों में, और मतलब कर लेते हैं कुछ, मैंने देखा है सर। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो व्यवहारिक रूप से वो लोग काम करते हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो बच्चे खासकर ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे होते हैं वो व्यवहारिक रूप से बहुत सारी चीजों को मतलब जानते हैं, लेकिन शायद एक्सप्लेन करने में उनको दिक्कत होती है। पर बात आपकी सही है सर, परंतु ये है कि हमको शायद वो कौशल उनमें विकसित करना है। हमारी जो शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी है कि व्यवहारिक रूप में वो बिल्कुल जाने चीजों को, लेकिन सैद्धांतिक रूप में भी वो उसको एक्सप्लेन कर पाए। शायद ये भी एक हमारे बच्चों का कौशल जो है, जिसको कि हम लोग कहते हैं एक्सप्लेन करना, समझा पाना, अपनी बातों को रख पाना, अपनी बातों के पीछे तर्क दे पाना, ये सारे जो कौशलों का विकास भी हमारी जो है इस शिक्षा व्यवस्था का जो हमारा उद्देश्य है। तो ऐसे बच्चे, हाँ, उससे अपन क्या मानेंगे, वो घटाना जानता है कि नहीं जानता? अब सर घटाना ये है कि अब ये बड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी सर। अगर हमारे पास में उस बच्चे को लेकर के अपना पुराना अनुभव है कि हाँ ये बच्चा जो है वो व्यवहारिक रूप से चीजों में बड़ा मतलब कहना चाहिए बहुत स्ट्रांग है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो घटाना जान रहा है। लेकिन उसको जो एक औपचारिक गणित है सर, उसको तो सीखना होगा ना सर वो चीज।
मतलब मेरा ये कहना है कि हम उसको कभी भी डिस्करेज नहीं कर रहे हैं उसके उस कौशल को। कई बच्चे होते हैं सर जो देखते ही आंसर फट से दे देते हैं कि हाँ ये तो इतना होगा इसका, या वो पैसों को इतना इतना पैसा हुआ, इतना रुपए दिया तो मुझे इतना पैसा वापस मिलना चाहिए, वो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। वो उनका अपना एक बहुत अच्छा कौशल है, व्यवहारिक कौशल है वो, पर उसको कॉपी पेन पे लेके आना ये भी शायद एक स्कूली शिक्षा का हमारा उद्देश्य है सर। हम उसको बिल्कुल रखें सर, हम उसके उस कौशल का बिल्कुल सम्मान करें, लेकिन ये जो दूसरा जो उसका कौशल है कि वो कॉपी पेन पे भी उस चीज को उतना ही तेजी से कर पाए, उसको विकसित करने के लिए भी हम उसको मोटिवेट करें, उसको आगे बढ़ने का मौका दें। ये इस तरीके पे भी हम लोगों को शायद आगे जाने की जरूरत होगी उसके लिए, है ना सर? हाँ, ठीक सर, ओके। तो ये अभी इस बारे में तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं सर, कि जो भ्रांतियों के उनके स्रोत क्या होते हैं। ये इसके पहले भी हम लोग ये वाली चीजें जो है हमारी कवर हो गई हैं। तो एक बार एक जस्ट टॉपिक है, ये जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार मैं पढ़ देता हूं कि जो भ्रांतियों का जो स्रोत होता है वो अनौपचारिक समझ, जैसे अभी जो बात कर रहे हैं सर, अभी अनूप सर ने भी बात की, बच्चा अनौपचारिक रूप से सब कुछ जान रहा है लेकिन औपचारिक रूप से वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ये बच्चे प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन परीक्षा में शायद बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ये जो अनौपचारिक जो समझ है, हमको शायद इस अनौपचारिक समझ का बहुत ही स्ट्रेटेजिकली यूज करते हुए उनको औपचारिक समझ तक ले जाने के लिए काम करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो जो परीक्षा में जाए, जब कोई ऐसा टेस्ट वगैरह हो तो उसमें भी वो उसी कुशलता के साथ में काम कर सकें जैसे कि वो जो है अनौपचारिक रूप से कर पा रहे हैं। ये जो उसकी जो है हम लोगों को शायद ये एक स्ट्रेटेजी उनके साथ में लेने की जरूरत होगी। दूसरा जो हमारा भ्रांति का जो स्रोत हो सकता है बच्चे का, जो अपन बात कर लिए हैं, इसमें अत्यधिक सामान्यीकरण या ओवर जनरलाइजेशन, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। कक्षा के पूर्व जो कक्षा में जो उसके अनुभव हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं, पूर्व की कक्षा के, वहां पर भी उसने चीजों को ठीक से समझा नहीं, और जो है वो उनका कहना चाहिए जो मिसकंसेप्शन था वो कंपाउंडिंग होती गई और आगे चल के उसके लिए ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन बन गया। परिवेश में अवलोकन, कई बार ये देखिए, ये जितनी भी बातें जो लिखी गई हैं ये यहां जाकर के जुड़ती हैं ओवर जनरलाइजेशन में। बच्चे कई बार परिवेश में कोई चीज देखते हैं, अपने आसपास की कोई चीजें देखते हैं, आसपास में घटित होता हुआ देखते हैं, उसका वो ओवर जनरलाइजेशन कर लेते हैं, अरे ये तो ऐसा हो रहा था, शायद में ऐसे ही होगा। कक्षा के पूर्व के अनुभव भी जो होते हैं कुछ अच्छे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, जो कि जाकर के फिर वो ओवर जनरलाइजेशन में जुड़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो भ्रांतियों के जो स्रोत हैं, इनको एड्रेस करने के लिए ही जो है वो इंटरव्यू की जो बात हो रही है, जो कि एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक तरीका है। इसी चीज को हमको देखना होगा, और इस बारे में एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना होगा सर, शुरू में ये अपन पहले भी अपन बात कर चुके हैं, जब भी हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, जब भी हम लोग बच्चों से किसी प्रकार की बात कर रहे हैं, ये हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि बच्चा जो है वो खाली घड़ा नहीं है। कई बार ये ऐसा बोला जाता है कि बच्चे का दिमाग तो खाली होता है, ऐसा नहीं है। बच्चे के दिमाग में सब कुछ है, उसको कैसे यूज करना है, किस तरीके से उसका उपयोग करना है, किस तरीके से उसको चैनलाइज करना है, ये हमारी शिक्षण विधियों का काम है, और शिक्षण विधियों के लिए शिक्षक जिम्मेदार है। तो ये जो पूरी जो चीज है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को बच्चों के साथ काम करने की जरूरत होगी। बच्चों के एक्सपीरियंसेस को सही दिशा में देना,
बच्चों के जो भी उन्होंने उनका जो पर्यावरण का जो अवलोकन है, पर्यावरण से जो चीजें सीख के आए हैं, वो ऐसी ना हो कि वो जो है वो ओवर जनरलाइजेशन की तरफ चली जाए, मिसकंसेप्शन की तरफ चली जाए। उनकी जो अनौपचारिक समझ है उसको औपचारिक रूप से औपचारिक गणित में लेके आना। ये सारी चीजें जो हैं जो कि अगर प्रॉपर वे में एड्रेस नहीं होंगी तो वो भ्रांतियों की तरफ चली जाती है। और जो भ्रांति होती है वो आप देखेंगे कि जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें वो बाधा डालती है। एक भ्रांति जो होती है वो आगे के बहुत सारे टॉपिक को सीखने में जो है वो बाधा डालती है। और अगर इनकी कंपाउंडिंग हो जाए भ्रांतियों की, मिसअंडरस्टैंडिंग की, तो इनको दूर करना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए इस चीज को आपने एक अगर थोड़ी सी अलग बात कर रहा हूं मैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा निपुण भारत, अभी जो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की बात आई है, अगर आप लोगों ने इसका डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा, इसमें एक बात लिखी गई है सर, अभी जो लेटेस्ट जो नई शिक्षा नीति के बाद ये आया है कि बच्चों को जो कौशल सिखाने हैं उसमें निपुणता तो जरूरी है ही, लेकिन साथ साथ में समय पर निपुणता आनी चाहिए। समय पर निपुणता, ये नहीं है कि कक्षा 2 के जो कौशल हैं वो कक्षा 5 में जाके वो निपुण हो रहा है। कक्षा 2 के जो कौशल हैं उनमें निपुणता कक्षा 2 के अंत तक आनी चाहिए, अदरवाइज वो बच्चा पिछड़ते जाएगा। इस बात पर बहुत जोर दिया गया है इस बार। अगर आप निपुण, ये जो FLN मिशन की जो बात हुई है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उसमें इस बात को जोर दिया गया है। निपुणता के साथ में समय पर निपुणता बहुत जरूरी है। तो वो वही बात यहां पर आ रही है कि दूर करना कठिन होगा अगर ये चीज कंपाउंड हो गई। एक कोई मिस भ्रांति आती है वो दूसरी भ्रांति से जुड़ती जाएगी और ये कंपाउंडिंग होगा और इसको दूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक स्लाइड और है हम लोगों की, जो बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी हम लोग बच्चों से प्रश्न पूछें, एक भयमुक्त वातावरण हो बच्चों के लिए, बच्चे फ्रीली अपनी बातों को रख सकें, बच्चों में कोई डर ना हो। एक आप जो ये जो भी इंटरव्यूअर जो है, मतलब जो साक्षात्कार लेने वाला जो है, उसको बहुत ध्यान रखना होगा कि जैसे पहले भी अपन बात किए, कोई भी एक्शन ऐसा ना हो, उसका कोई शब्द ऐसा ना हो, कोई ऐसा टोन ना हो, कोई उसके बॉडी का पोस्चर ऐसा ना हो जिससे बच्चे को ये हिंट मिले कि जो वो कह रहा है वो सही है या गलत है। एकदम न्यूट्रल, बच्चे को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। तो ऐसा होने पर बच्चे जो होंगे एकदम फ्रीली बात कर पाएंगे, अपनी बात को रख पाएंगे, बिना किसी डर के अपने ऑप्शंस जो हैं वो क्लियर कर पाएंगे और पूरी तरीके से खुल के बात करेंगे। पूरा समय उनको देना है अपने को। कोई ये है कि अगर बच्चा को अगर मान लीजिए बच्चा कहता है कि नहीं मैं ये उत्तर होना चाहिए था, वो उत्तर होना चाहिए था, तो उसका अपने को कारण पूछना है और उसके लिए समय देना है कि ये ऐसा नहीं है कि आपने मान लिया कि भाई अच्छा ऐसा है, ठीक है चलो आगे बढ़ो। आपको समय देना है और उसका कारण पूछना है, क्यों आप कर रहे हैं। और किसी भी स्टेज पर हमको, जैसे पहले भी बात हुई है, इंटरप्ट नहीं करना है।
इंटरप्ट तब करना है जब हमारा डायरेक्शन बदल रहा है चर्चा का। अगर टॉपिक के आसपास बातचीत हो रही है तो बच्चों को कहना है कि ठीक है भाई, हाँ बोलो बोलो, आप बोलो, अपनी एक्सप्लेन करो, अपनी बात को पूरा कंप्लीट करो। और बातचीत हो ये माहौल वहां पर अपने को क्रिएट करना है। साथ में जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, जो बच्चों से हमारी बातचीत हो रही है, उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप जैसे वीडियो बना रहे हैं, वो एक रिकॉर्डिंग का तरीका है। हो सकता है कि आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, वो भी एक तरीका हो सकता है। वो प्रश्न के नेचर पर डिपेंड करेगा। कई बार ये हो सकता है कि भाई आप कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं किसी बच्चे से, कोई दूसरा आपका जो साथी है वो बैठ करके उसके नोट्स प्रिपेयर कर रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा प्रश्न जो है वो किस टाइप का है और बच्चे से हम किस प्रकार की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जो प्रश्न अभी हम लोगों ने देखा 61 में से 21 को माइनस करना है, तो इस प्रकार के प्रश्नों के रिस्पांस जो बच्चों से मिल रहे हैं, इनका वीडियोग्राफी होना ही एक बेहतर माध्यम हो सकता है, जिससे कि ये कई जगहों पर जो है इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग के अंदर में इसका उपयोग कर सकते हैं। बच्चों के साथ हम बच्चों को बाद में बताने के लिए कर सकते हैं कि किस प्रकार की मिस्टेक्स जो हैं वो बच्चे करते हैं। ये सारी चीजें जो हैं आगे के लिए दस्तावेज जो है बनता है और आगे के हमारे जो काम होते हैं उसमें इनका यूज होता है हमारे साथ में। तो ये सब पूरा एक कहना चाहिए आज का ये रहा, पूरा का पूरा जो टॉपिक आज का था हम लोगों का, वो अभी कंप्लीट हुआ।